दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से चैनल एक ऊर्जा में। ठीक है ना। तो आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऊर्जा का रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, हमारा एपरेंट डेप्थ क्या होती है, रियल डेप्थ क्या होती है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही मजे के साथ, बहुत ही जोश के साथ। पूरा मोटिवेशन फुल हाई होना चाहिए। तो देखते हैं हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। तो चलिए, अभी थोड़ा बोर्ड जो है गीला है, इस पर मार्कर नहीं चलेगा, थोड़ा मैं इसे सुखा लूँ, देन उसके बाद हम बात करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? वीडियो क्लियर है? ओके चलिए। हाँ तो दोस्तों, अब चलते हैं हम पूरे जोश के साथ, मजे के साथ। मजे ले लेकर पढ़िए, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। रियल बता रहा हूँ। वैसे मजे तो आपकी ज़िंदगी में आ ही रहे होंगे। आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। अगर मजे के साथ साथ पढ़ाई भी आ गई ना, रियल बता रहा हूँ दोस्त, मौज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? मौज आ जाएंगी। तो देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब हम सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक ग्लास के पीस में से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। मान लिया मैंने कि ये रहा मेरे पास ग्लास, ये मेरे पास एक ग्लास की स्लैब है, ये ग्लास का पीस है। किसका है? ग्लास का। ये लिख दिया मैंने ग्लास। क्लियर? विजन क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो बता दीजिए कमेंट करके फटाफट से। देन उसके बाद मैंने माना कि एक लाइट की रे है जो कि हमारे एक मीडियम में से दूसरा मीडियम जो कि ग्लास का है उसमें आ रही है। और ये जो फर्स्ट मीडियम है ना, ये किसका मीडियम है? ये मीडियम है हमारी एयर का। किसका मीडियम है? एयर का मीडियम है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लिया मैंने लेटस से, ये कितना है? μ1। कितना है? μ1। और ये जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना मेरे दोस्त, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अच्छा, अब मैंने मान लिया कि ये मेरी लाइट की जो रे है वो एयर में से ग्लास में आ रही है, यानी कि एयर कैसा मीडियम है? एयर एक रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर। और ग्लास कैसा है? ग्लास मेरा जो है वो डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? ये जो ग्लास है ना मेरा दोस्त, ये ग्लास मेरा डेंसर मीडियम है। ठीक है। अच्छा, जब कोई लाइट की रे माना मैंने, ये है तुम्हारी नॉर्मल लाइन। क्या है? ये है तुम्हारी नॉर्मल लाइन। जब कोई लाइट की रे यानी कि इंसिडेंट रे, यानी कि बोल दूं तो मैं इंसिडेंट रे, जब एक इंसिडेंट रे किसी दूसरे मीडियम में जाती है और दूसरा मीडियम अगर डेंसर होता है, तो ये लाइट की जो रे है ना, ये सीधे ना जाने की वजह थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारी नॉर्मल लाइन है। ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये लाइन है हमारी नॉर्मल लाइन। कौन सी है? नॉर्मल लाइन। तो ये वाली जो दूसरी जो रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ग्लास से ये रिफ्रैक्ट होकर थोड़ा सा हमारे नॉर्मल के तरफ शिफ्ट हो जाती है हल्का सा, तो ये सीधे न जाने की वजह ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ये ऐसे आ जाती है। अब देखिए, ये जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन उसके बाद ये जो एंगल होता है ना नॉर्मल का और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे मैंने आर से डिनोट किया है। देन उसके बाद मानिए कि ये जो लाइट की रे आई है, ये सीधे सीधे जा रही थी। किस में से? ग्लास में से। ग्लास में से इसे फिर से एयर में आना पड़ा। किस में आना पड़ा? फिर से इसे एयर में आना पड़ा। ये है हमारी लास्ट में थर्ड जो मीडियम है वो भी एयर है, इसे फिर से एयर में आना होगा। तो ये जो है ये इसका नॉर्मल बन गया। किसका? इन दोनों के बीच का, एयर का और इस वाले ग्लास का। ये इस वाली एयर का और इस वाले ग्लास का, मतलब ग्लास तो वही है, ये ऊपर वाली एयर है, ये नीचे वाली है। अब बात करते हैं हम कि अब किधर जाएगी। तो इसे जाना तो वैसे इधर चाहिए था, लेकिन ये इधर ना जाने की वजह नॉर्मल से दूर भाग जाती है। किधर भाग जाती है? नॉर्मल से हल्की सी दूर हो जाती है। क्लियर? एकदम क्लियर। अच्छा, अगर मैंने मान लिया कि ये जो लाइट रे है मेरी, ये ऐसे करके एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट आ रही है। क्या आ रही है? एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट आ रही है। तो ये जो लाइट की रे है जो नॉर्मल से सीधे ना जाने की वजह थोड़ी सी हल्की सी उधर मुड़ गई है, इसे बोलते हैं हम क्या? इमर्जेंट रे। इसे बोलते हैं हम इमर्जेंट
रे। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्लियर। अच्छा, अब अगर हमारा कहीं पर भी ऐसा जेड की शेप में कोई आ जाए तो ये दोनों जो एंगल होते हैं ये होते हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल। क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अगर ये हमारा ए हुआ तो ये भी मेरा ए होगा। अब देखिए इसमें ध्यान से बड़े गौर से, ये जो है ना ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 फिर ऐसे, तो ये जेड की शेप में बन रहा है। किसकी शेप में बन रहा है? बिल्कुल मेरे भाई जेड की शेप में बनना है। तो ये वाला जो एंगल है ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इक्वल होगा इसके, यानी ये वाला भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो ये वाला मेरा आर, देन ये वाला भी मेरा आर। ये जो बाहर निकल रही है ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट रे का ई, जिसे मैंने किससे डिनोट किया है? जिसे मैंने डिनोट किया है ई से। याद रखना मेरे भाई, किससे डिनोट किया है? ई से। अच्छा, इसे मैं मिटाता हूं और तुम्हें आगे लेकर चलता हूं, तो देखते रहिए। मजा आ रहा है? फील आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? जोश में हो फुल? वेरी गुड। तो देखिए अब मैं बात करूं स्नेल्स बाबा के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में जाओ, अगर स्नेल्स लॉ नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आओ, देन उसके बाद यहाँ पर आओ, बड़ा मजा आएगा। रियल बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। तो देखो अगर अब मैं बात करूं किसके बारे में? स्नेल्स बाबा के बारे में, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। अब देखिए अगर मैं स्नेल्स बाबा के बारे में बात करूं तो स्नेल्स बाबा ने हमें एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन ये थी कि फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अगर इसका मल्टीप्लाई हम उसी एंगल के साइन के कंपोनेंट में कर दें, उसी मीडियम के एंगल के साइन के कंपोनेंट में कर दें, यानी कि साइन का कंपोनेंट हो जाएगा साइन आई। ये जो μ1 है ना ये तो है हमारी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका हो गया μ2, ग्लास का हो गया μ2, जो कि हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो एयर का हमें मालूम है कि 1 है, ग्लास का हमें मालूम है कि μ2 है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मालूम। तो फर्स्ट जो हमारा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई उसके एंगल का साइन का कंपोनेंट ले लिया हमने साइन आई। देन सेकंड जो मीडियम है हमारा ये इक्वल होता है सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई सेकंड मीडियम के एंगल के साइन के कंपोनेंट के। तो ये आर है तो यहां पर आ जाएगा साइन आर। क्या आ गया? साइन आर। ये बात बताई थी हमारे स्नेल्स बाबा ने। किसने बताई थी? स्नेल्स बाबा ने। अब हम इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। μ1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो मैंने यहां पर लिख दी 1 मल्टीप्लाई साइन आई इज इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई साइन आर, साइन आर। क्लियर? अच्छा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन आई इज इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई साइन आर। मैंने मान लिया कि ये जो इक्वेशन बनी है ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मानी है मैंने? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी है। ध्यान का है मेरे भाई, क्या मानी है ये इक्वेशन? ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी है, जो कि इक्वल है साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर के। ठीक है, देन हम बात करते हैं इस वाले केस में। अभी बात हुई हमारे इन दोनों के एंगल के बीच में, अब बात करेंगे हम इन दोनों के एंगल्स के बीच के बारे में। ठीक है, तो देखिए μ2, इसमें भी हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे? μ2, और ग्लास में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? इसके लिए आर बन रहा है। एयर में ई बन रहा है, इसके लिए आर बन रहा है। तो मैंने लिया साइन का कंपोनेंट आर की टर्म्स में, साइन आर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? इसका एयर का, ये भी एयर है ये भी एयर है, तो इसका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा? μ1 होगा, और ये भी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि एयर का तो हमेशा 1 के इक्वल रहता है। तो मान लिया मैंने यहाँ पर μ1 मल्टीप्लाई साइन का कंपोनेंट लेंगे ई को, तो साइन ई। क्लियर? ये तो मैं बस आपको स्नेल्स बाबा की अभी लॉ पढ़ा रहा हूँ, अभी तो देखते चलिए आगे बहुत कुछ है। μ2 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, साइन आर की भी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, इक्वल टू μ1 की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई साइन ई। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो μ2 इज इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई साइन आर इज इक्वल टू साइन ई। ये हो गया किसका? हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हो गई? ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। देन उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर भी μ2 आ रहा है मेरा, और यहां पर भी μ2 आ रहा है। क्यों ना मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं? क्या कर दूं? क्यों ना मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं? तो देखिए, हाँ एक सेकंड रुकिए। ये जो μ2 साइन आर है ना, यहां पर भी क्या आ रहा है? ये देखिए
म्यू टू साइन आर। तो मैं इस पूरे को ही कंपेयर कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इस पूरे को ही कंपेयर कर देता हूं। तो मैं इधर लिखता हूं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूं तो देखिए देन उसके बाद क्या होता है, ये इसके इक्वल है या नहीं। तो मैं लिख सकता हूं साइन आई साइन ई के इक्वल होगा। जब ये इसके इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं कि साइन आई साइन के ई के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। भैया देखो ये दोनों कंपोनेंट जब आपस में इक्वल हैं तो इसके जो आमने सामने के जो एंगल है, इसके जो सामने के एंगल्स हैं वो भी हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ए बी, ए इज इक्वल टू बी, मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी अपने आप ही हो जाएगा, है ना, होगा या नहीं होगा। अगर मैं बात करूं साइन आई इज इक्वल टू साइन ई होगा, तो ये जो सारे एंगल्स के बारे में बात हो रही है ना, ये जो सारे एंगल्स के बारे में बात हो रही है, ये एंगल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा छोटे एंगल्स होते हैं। इसीलिए हम जो है साइन आई को आई मान लेते हैं और साइन आर को आर मान लेते हैं। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि साइन आई की जो वैल्यू है वो लगभग आई के बराबर होती है और जो साइन आर की वैल्यू है वो लगभग आर के बराबर होती है, ठीक है। सेम केस टेन आई को हम आई मान लेते हैं और टेन आर को हम आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर। तो ऐसे ही मैं साइन आई को आई मान लिया और साइन ई को मैंने ई मान लिया। तो इस इक्वेशन से मुझे ये मालूम हो गया कि आई इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया क्या, ई, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल मेरा इसके इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब देखिए, अब बहुत ही मजे वाली बात बताता हूँ आपको। कैसी बात बताता हूँ, बहुत ही मजे वाली। अगर मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, अगर मेरा ये वाला एंगल इस वाले इमर्जेंट रे वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, तो ये वाली रे मेरी ऐसे सीधे चली गई जा रही है और जो इस एंगल से जो रे बनेगी वो भी ऐसे सीधी जाएगी। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों जो रे हैं, ये दोनों जो रे हैं, यानी कि रे ऑफ इमर्जेंट एंड रे ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट, रे ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट, यानी इंसिडेंट रे जो फर्स्ट थी हमारी वो और इमर्जेंट रे ये आपस में कैसी होंगी, ये बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। यहां तक एक बार निगाह मारिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब हम उसके बाद देखने जा रहे हैं कि हमारी रियल डेप्थ क्या होती है और हमारी एपरेंट डेप्थ क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बता दूं कि रियल डेप्थ क्या होती है और एपरेंट डेप्थ के बारे में, तो मोस्टली यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है और इस लेक्चर में मैं आपको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के ऊपर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी लगवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखते रहिए एक ऊर्जा, है ना। अगर आपको इस जो लेक्चर पढ़ा रहा हूं, अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.ecourja.wordpress.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज हमारे इंस्टाग्राम चैनल से ले लेना, जो कि है ecourja academy 74520, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। रियल डेप्थ सबसे पहले देखेंगे हम, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या होती है। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ क्या होती है। अगर मैं बात करूं किसकी, एक ग्लास की, किसकी बात करूं मैं, सॉरी ग्लास की नहीं कर रहा मैं, मान लीजिए कि ये एक टब है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, जब मैंने इस जगह से एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर डाला तो वो ऑब्जेक्ट मेनली यहां पर आके रुक जाएगा। कहां पर आके रुक जाएगा, मेनली यहां पर आके रुक जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप समझिए, मैं इसे हटा रहा हूं, इस लाइन को मैं जो है हटा देता हूं, ठीक है ना। ये जो लाइन बनी है इन्हें मैंने हटा दिया और ये हो गया, मैंने टब से मैंने आपको आंसर लेके समझाया है
कि ये हो गया मेरा रेयरर और ये हो गया मेरा डेंसर। जहां पर लाइट कम स्पीड से ट्रेवल करे वो होता है हमारा डेंसर। तो इसमें वाटर भरा हुआ है, इसलिए इसमें लाइट कम स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो ये हो गया हमारा डेंसर। और ऊपर वाला हो गया हमारा रेयरर। कैसा हो गया? रेयरर। ऊपर है हमारी एयर, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल कर जाएगी, अब यहां से इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल के जाएगी वो ऐसे निकल के जाएगी। मान लीजिए कुछ एंगल बनाते हुए ऐसे निकल के गई, ठीक है ना। यहां से ये लाइट रे हमारी जा रही है। तो जैसे ही इस वाले मीडियम को जब ये लाइट रे क्रॉस करेगी, जैसे ही इस वाले डेंसर मीडियम को जैसे ही ये लाइट रे क्रॉस करेगी तो ये रेयरर में जाएगी। जब डेंसर से रेयरर में जाती है लाइट तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो लाइन बनाई थी मैंने, ये है नॉर्मल लाइन, तो इससे दूर हो जाएगी। इसे जाना तो वैसे ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाने की बजाय ऐसे हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब देखिए कि जहां से हमारी लाइट रे आती है वो जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब रिफ्रैक्ट होकर जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उसके साथ जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मान लिया मैंने कि यहां पर मेरी कोई ऑब्जेक्ट बैठा है, यहां पर मेरा कोई एक पर्सन बैठा है जो इस रे को जो आ रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे ये कॉइन है, पैसा है, तो ये जो है इस पैसे को देख रहा है, तो इस पैसे से जो लाइट रे आ रही है तो इसकी इमेज इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए इस पैसे की इमेज कहां पर बनेगी? तो हमारी जो आंखें हैं वो हमेशा सीधा देखती हैं। कैसा देखती हैं? वो हमेशा एग्जैक्ट सीधा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये मार्कर पीछे रखा है तो मैं अपनी आंखों से पीछे देख लूं, ऐसा नहीं है। मुझे पीछे देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो हमारी जो आंखें हैं वो एकदम स्ट्रेट देखती हैं, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट की, इस पैसे की जो पानी में इमेज बनेगी वो थोड़ा यहां पर बनेगी। देखिए ये जो है ये ऐसे करके सीधा आएगा, एकदम स्ट्रेट आएगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। हाँ, इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी। इस आंखों को ये पैसा इतना ऊपर दिखाई देगा। तो ये जो हमारी डेप्थ हुई, किसकी? इमेज की जो डेप्थ है इस सरफेस से, हमेशा याद रखना कि ये जो डेप्थ है ना, रियल डेप्थ और ये एपरेंट डेप्थ, ये हमेशा सरफेस से मेजर की जाती है। यानी कि जब दूसरा सरफेस हमारा लगता है उसी सरफेस से ये मेजर की जाती है, ना कि ये ऑब्जर्वर की हाइट से, ठीक है ना। और ये जो हमारी ये इस ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनी यहाँ पर, तो ये जो हमारी लेंथ है इसे बोलते हैं हम एपरेंट डेप्थ, जिसे मैंने HI से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? HI से। और ये जो मेरी रियल जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट की, ये है मान लीजिए मेरी HO। क्या है? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। अब देखिए, अब क्या देखिए, अब एक बहुत ही अच्छा सा सवाल देखिए कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमें मालूम है, हमने प्रीवियस ईयर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ऐसे रे काट के जाए और वो जेड की शेप बनाए, किसकी शेप बनाए? जेड की शेप बनाए, तो इसके ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना। होते हैं या नहीं होते? तो इस जेड को अगर मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ, ऐसे भी तो ये जेड ही है। तो मानिए कि ये देखिए, ये और फिर ये और ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AOB। अब इस AOB को देखिए, A से O तक, O से B तक और B से फिर यहाँ तक, तो ये जेड बन गया। तो ये एंगल जो इंसिडेंस है, यही एंगल I, ये भी एंगल I ही होगा, क्योंकि ये जेड की शेप बना रहा है। किसकी शेप बना रहा है? जेड की शेप। अच्छा, इसे मान लिया मैंने I, इसे क्या मान लिया मैंने? इसे मान लिया मैंने I। अब देखिए, अब बात करूं अगर मैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई तीसरी लाइन उन्हें क्रॉस करके जा रही है, तो इनके ये जो एंगल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। कौन कौन से? एक ये वाला और ये वाला। तो ऐसे ही सेम केस, ये इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये वाली जो नॉर्मल लाइन है वो इसके पैरेलल है, और ये जो लाइन है ना, ये इसे क्रॉस करके जा रही है। तो इसीलिए ये एंगल अगर R है तो हमारा ये एंगल भी R होगा। क्लियर? अच्छा, अब यहां तक तो भैया क्लियर है आपका, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, मुझे ये रफ करना पड़ेगा।
देन हम इसके आगे देखें, देन हम जो है इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो मेन कंसेप्ट है वो यहां से स्टार्ट होगा। हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, लेट अस अज्यूम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है, क्लियर। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है उसी मीडियम के साइन का एंगल इक्वल होता है दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मल्टीप्लाई उसके साइन के कंपोनेंट के। अब देखिए इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, इस आई इंसिडेंस एंगल की और इस रिफ्रैक्टेड एंगल की, ठीक है ना। तो देखिए μ1 सबसे पहले मैं लेता हूं बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारा, बाय स्नेल्स लॉ, देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारा कि फर्स्ट जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 मल्टीप्लाई उसी के एंगल का साइन का कंपोनेंट। तो ये जो एंगल है ये है r, इसका साइन का कंपोनेंट हो जाएगा साइन r, इक्वल होगा हमारे सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2 मल्टीप्लाई इस मीडियम के साइन के कंपोनेंट के एंगल के बराबर। साइन इसका एंगल है i, तो यहाँ पर लग गया i, क्लियर। अब अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा μ1 अपॉन μ2, ये यहाँ पर नीचे आ गया, इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। यहाँ तक ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए अगर अब मैं जो है आपको एक सबसे पहला मेन कंसेप्ट वाली जो बात है उससे बता दूं तो इसे नोट डाल के लिखिए, ठीक है ना। इसमें जो ये सारे एंगल्स की बात हो रही है ना, ये सारे के सारे एंगल्स काफी छोटे होते हैं, इसलिए हम जो है इनके जो साइन का कंपोनेंट है, जैसे साइन आई हुआ, ये लगभग आई के इक्वल होता है। ये सारे एंगल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इनका जो साइन का कंपोनेंट है वो लगभग आई हो जाता है। ऐसे ही इनका जो टेन का कंपोनेंट है, टेन का जो कंपोनेंट है ये भी लगभग उसके आई के इक्वल हो जाता है, यानी टेन आई इक्वल टू आई हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू आई हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू आर हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, टेन आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इसलिए हम इन्हें साइन आई को आई मान लेते हैं, टेन आई को भी आई मान लेते हैं, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल AOB के बारे में, किसके भी का बारे में। अब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल AOB, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसके बारे में बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, बड़े अच्छे से समझिए, ठीक है ना। देखिए तो इनका मैंने लिया साइन का कंपोनेंट, ये रहा मेरा साइन का आई का एंगल, मैं यहाँ पर आई को रखता हूँ, ठीक है ना, इस वाले एंगल को लेता हूँ, तो साइन आई इज इक्वल टू, ये रहा मेरा साइन आई, साइन क्या होता है P अपॉन H, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन BO, AB अपॉन BO, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, हो गई, बिल्कुल हो गई। अगर मैं बात करूं साइन R के बारे में, अब मैंने ये वाला R लिया है, कौन सा वाला, ये वाला R लिया है, इस R के लिए एक सेकंड रुकिए, ऐसे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल AIB के बारे में, छोटे वाले के बारे में, AIB ट्राइंगल के अगर बारे में मैं बात करूं तो इसमें जो है साइन R लिया मैंने, क्या लिया, साइन R, इसके लिए परपेंडिकुलर है वो हो गई AB और हाइपोटेनियस हो गई BI, हाँ, तो ये लिखा मैंने AB अपॉन BI, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। कौन सी हो गई, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए जब ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, देन अब मैं डिवाइड दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकेंड में, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकेंड में डिवाइड देता हूं, हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड देता हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड से, तो क्या मिलेगा मुझे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, जब मैंने डिवाइड दिया तो मेरा आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई कितना है AB अपॉन BO
अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, ए बी अपॉन बी आई। इस ए बी से ये वाला ए बी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा ऊपर, तो इसका आ जाएगा बी आई अपॉन बी ओ। क्या आ जाएगा, बी आई अपॉन बी ओ। अब ये जो साइन आई और ये साइन आर, मैंने ऐसा ही क्यों डिवाइड दिया कि इक्वेशन फर्स्ट में मैंने सेकंड से डिवाइड क्यों दिया, क्योंकि मुझे ये वाली टर्म चाहिए थी। क्या चाहिए थी, साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब इसके बाद इस साइन आई और साइन आर की जगह मैं म्यू1 और म्यू2 भी तो रख सकता हूँ, तो ये इक्वल हो जाएगा म्यू1 अपॉन म्यू2 के। इसे हम और क्या बोलते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ये हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था और बहुत ही मजे के साथ सीखा था। क्या सीखा था, बहुत ही मजे के साथ, और किसकी टर्म्स में, साइन के टर्म्स में। अब देखिए, अब आएगा रियल में मजा, तो तुम्हें क्या आएगा, रियल में मजा तो अब आएगा। मजा लेने हैं पहले हम ना पूछते हैं, तो रातों में भी हम यहाँ रहते हैं, चलो बोल के दिखला दो जी मजा के बारे में क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें जो है, अगर मैं बात करूं कि म्यू2 जो है, ये जो म्यू2 और म्यू1 जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, जो जिसमें से रे हमारी आ रही है उसे बोलते हैं हम म्यू2। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम म्यू2। हाँ, जिसमें से रे आ रही है, जिसमें से रे आ रही है उसे बोलते हैं हम म्यू2। और जिसमें रे जा रही है, रे किस में जा रही है, रे आ रही है मेरी म्यू2 में से और जा किस में रही है, म्यू1 में। तो जिसमें रे जा रही है, जिसमें रे जा रही है उसे बोलते हैं हम म्यू1। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम म्यू1। ये हमेशा याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू2 हम तभी लेंगे जिसमें से रे हमारी क्या आ रही है, आ रही है। यानी कि जिस मीडियम में से रे हमारी आएगी, जिस मीडियम में से लाइट आएगी, उसी का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू2 लेंगे। और जिस मीडियम में रे हमारी जाएगी, है ना, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम म्यू1 लेंगे हमेशा। इसे बहुत ही अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर रखना। अब जैसे हमने अभी साइन के कंपोनेंट लिए थे, वैसे ही अब मैं कंपोनेंट लेता हूं किसके, टेन के। अब मैं कंपोनेंट लेता हूं टेन के। तो देखिए, मान लिया मैंने ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB में मेरा tan i का, ये जो i है ना, ये i, इस tan i की वैल्यू कितनी होगी, tan होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी AB अपॉन AO, AB अपॉन AO। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करूं मैं अगर tan r की, ये जो r है ना, ये r इस छोटे वाले ट्राइंगल में, अब मैं इस r पर लेकर आऊं, तो इस r के लिए जो बेस है हमारा tan के लिए वो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, यानी AB अपॉन AI। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें मैं फिर से डिवाइड दे देता हूं। क्या कर देता हूं, इसमें मैं फिर से डिवाइड देता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं, अब मैं जो है इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड देता हूं इक्वेशन सेकंड से। तो देखिए यहां पर आ जाएगा मेरा tan i अपॉन, इक्वेशन सेकंड से दे रहा हूं, तो अपॉन में आ जाएगा मेरा tan r इक्वल्स टू AB अपॉन AO, AB अपॉन AO अपॉन होल अपॉन, ये वाला अपॉन AB अपॉन AI, AB अपॉन AI। इस AB से ये वाला AB कैंसिल आउट, ये AI ऊपर पहुंच जाएगा, यानी AI अपॉन AO। ये हो गया हमारा tan का रिलेशन। अब इस रिलेशन से और इस रिलेशन से एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, जिससे फटाफट से देखिए ये समझ में आएगा, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। ओके, देखिए अब मजे आएंगे, बड़े मजे आएंगे। अब कैसे फॉर्मूला आएगा रे, एक बार ले लिया हमने साइन की टर्म्स में, एक बार ले लिया हमने टेन की टर्म्स में। अब देखिए अब फॉर्मूला कैसे आएगा, भगा चला आएगा। कैसे आएगा, भगा चला आएगा। अभी हमने देखा था कि साइन आई होता है हमारा आई के इक्वल और टेन आई भी होता है आई के इक्वल। तो मैं इस रिलेशन से ये बोल सकता हूं कि साइन आई जो होगा वो इक्वल होगा टेन आई के। तो मैं इस टेन आई की जगह पर वैल्यू पुट कर सकता हूं साइन आई की। किसकी, साइन आई की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो देखिए इस टेन की जगह पर मैं साइन की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इस टेन की जगह पर मैंने साइन की वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि मैं यहाँ पर साइन की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही छोटे एंगल्स होने के कारण वो हमेशा आई के इक्वल हो जाती है। ऐसे ही जो टेन की वैल्यू होती है वो बहुत ही छोटे एंगल होने के कारण ये भी आई हो जाती है। इसी रिलेशन से आया कि साइन आई इक्वल टू टेन आई हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। देन उसके बाद मैं लिखता हूँ ए आई अपॉन ए ओ, ए आई अपॉन ए ओ, और ये हमेशा इक्वल होता है किसके, ये साइन आई साइन आर किसके इक्वल है, म्यू वन अपॉन म्यू टू के। किसके इक्वल है, म्यू वन अपॉन म्यू टू के। ये हमेशा इक्वल होता है म्यू वन अपॉन म्यू टू के। तो ये रहा दोस्तों आपका एक बहुत ही मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा जो है रिलेशन। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, एक बार ये भी समझ लीजिए कि ये जो म्यू वन है ना, ये म्यू वन, इसे कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो यहां से मेरा ए आई अपॉन ए ओ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ए आई और ए ओ क्या है, ए आई है हमारी हाइट ऑफ इमेज, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ए आई है हमारी हाइट ऑफ इमेज, और ए ओ है हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आ गया हमारी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है ना, ये इस पर मैंने स्टार बना देता हूँ। इसे बहुत अच्छे से बहुत दिमाग में बैठाइए, बड़े मजे के साथ, बड़े फील के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े ही आनंद के साथ, तब अनुभूति आएगी आनंद लेने की, ठीक है। तो करिए, फटाफट से नोट कीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन करिए। वैसे मेरी सजेशन यही है कि कॉपी में नोट करना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रियल बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये अगर नोट हो गया हो तो अब हम आगे बात करते हैं कि शिफ्ट क्या होती है और शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे निकाली जाती है, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या होता है, ये सभी बात करने जा रहे हैं हम। किसके बारे में, अब बात करने जा रहे हैं हम शिफ्ट के बारे में। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, फिर से मेरे प्यारे दोस्त, फिर से मेरे भाई, हाँ देखो मजाक बहुत हो गई। ये जो शिफ्ट होती है ना, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये है हमारी रियल हाइट, सरफेस से लेकर यहाँ तक जहाँ पर हमारा रियल में ऑब्जेक्ट रखा है, ये है हमारी रियल हाइट, जिसे हम रियल डेप्थ बोलते हैं। और ये जो है, ये है हमारी वो हाइट जहाँ पर इसकी इमेज बन रही है इस ऑब्जर्वर के लिए। किस ऑब्जर्वर के लिए, जब ये ऑब्जर्वर इस पैसे को देख रहा है तो ये यहाँ पर ना दिखने की बजाय यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो कितना ऊपर दिख रहा है, और हम बात करें कि ये कितना ऊपर दिख रहा है, ये जितना ऊपर दिखता है उसी को बोलते हैं हम शिफ्ट। क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम शिफ्ट। क्लियर, एकदम अच्छा। अब देखिए बहुत ही मजे के साथ, तो अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो मैं इस पूरी हाइट में से यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की हाइट को माइनस कर दूं तो ये मेरी शिफ्ट निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। इतना इजी नहीं है लेकिन ये फॉर्मूला देखते चलो, है ना। देखो जैसे मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में से माइनस कर दूं हाइट ऑफ इमेज, इस पूरी हाइट में से अगर मैं इतनी हाइट माइनस कर दूं तो इतनी हाइट निकल आएगी, बिल्कुल। तो देखिए अब ये एच ओ जो है मेरा शिफ्ट का फॉर्मूला निकाल हम, किसका, शिफ्ट का। देखिए ये जो एच ओ है, एच ओ ये वाला, ये पूरी हाइट ये कितनी है, ए ओ के इक्वल है, यानी ए ओ माइनस एच आई कितना है, एच आई है ए आई माइनस ए आई। अगर मैं इसे माइनस कर दूं, अब देखिए ये जो है ये हमने अभी प्रूफ किया था जस्ट अभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ये इक्वल होता है ए आई अपॉन ए ओ के। तो यहां से इस ये जो है ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा,
यानी करूं तो ये फॉर्मूला बता रहा है हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इक्वल होगा हमारा AI अपॉन AO के, जो कि हमने जस्ट अभी प्रूव किया था, जस्ट अभी, है ना। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू AI अपॉन में AO। इसे और कैसे लिख सकता हूँ मैं, μ2 को ऊपर ले जाता हूँ, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू AI अपॉन में AO। अब कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे, अब मैं यहाँ से AI की वैल्यू निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, अब मैं यहाँ से AI की वैल्यू निकालता हूँ। तो इसे मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब मैं यहाँ से जो है, एक सेकेंड रुकिए, मैंने ये तो रिवर्स किया ही नहीं, हाँ ये भी हो जाएगा AO अपॉन में AI, ये कितना हो जाएगा AO अपॉन में AI। सॉरी फॉर दैट, इस छोटी सी मिस्टेक के लिए, है ना, कोई बात नहीं। अब ये जो है मेरा, ये हो जाएगा AO अपॉन में AI। अब मैं इस AI की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। ये जो AI निकला है, इस AI की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। तो देखिए AI इधर आ गया, AO यहीं रहा, और ये वाला जो है ये अपॉन में आ गया, ये आ गया AI की जगह पर। तो ये जो वैल्यू है हमारी AI की, इसे मैं पुट करने जा रहा हूँ इसमें। तो शिफ्ट का यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा मेरा, वो निकलेगा शिफ्ट इज इक्वल टू AO माइनस AO अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर, इन दोनों में AO कॉमन है, तो मैंने यहाँ से इस शिफ्ट के फॉर्मूले में से ये जो AO फर्स्ट, क्लियर, इन दोनों में AO कॉमन है, तो मैंने यहाँ से इस शिफ्ट के फॉर्मूले में से ये जो AO कॉमन है ना, ये AO मैंने बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया AO। अब अंदर बचेगा मेरा 1 माइनस AO, बाहर आ गया तो अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना मेरे दोस्त, ये कोने में कुपचे में बता दिया मैंने, बताइए मत किसी को, माइंड में फिट कर लीजिए, कोई बात नहीं यार, बहुत मजे के साथ, बहुत फील के साथ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये था मेरी जान हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कुछ छोटे मोटे से फॉर्मूले। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है ना, और जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इस सभी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही मजे के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। तो फटाफट से इसे नोट कीजिए, एंड हम एंड करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तेरे जमाने से पूछे